नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। उसका हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 10 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। देखिए, इसका एक पेपर हम और डिस्कस कर चुके हैं 9 नवंबर का, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1857 का विद्रोह, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, जिसको सिपोई मुटनी या फिर सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भाग जो है किसने लिया था, तो देखिए, तात्या टोपे भी लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी लिए थे, नाना साहब भी लिए थे। लेकिन टिप्पू सुल्तान ने इस जो है यहाँ पर 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिए थे। तो टिप्पू सुल्तान इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका भी होगा। अब देखिए, बैरकपुर से किन्होंने भाग लिया था, तो मंगल पांडे जी ने लिया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने भाग लिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था। और एक बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने भाग लिए थे। इसको जरूर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए, किसके, तो रोगों के उपचार के बारे में कौन सा वेद। तो देखिए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो अथर्ववेद है, इसमें जो है रोगों के उपचार के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि भारत का अगर इस तरह से मैप बनाते हैं तो देखिए, जो इधर बंगाल की खाड़ी में जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। और जो यहाँ पर आपको अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है, जैसे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो, उसमें आपको ध्यान रख लेना है कि कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, नर्मदा है, तापी है, लूनी है, माही है और साबरमती है। ध्यान रखना है, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी और माही, ये आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, जो कि एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी बनाती है। तो वही पूछा गया है कि डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा को रीवा भी बोला जाता है और इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको रीवा भी बोला जाता है नर्मदा को, इसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी और गुजरात भी बोला जाता है। और निकलती कहाँ है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। इसको जरूर ध्यान रखना। और देखिए, ताप्ती नदी के बारे में अगर बात करते हैं तो निकलता कहाँ है, तो देखिए, मुल्ताई विलेज है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई विलेज है, वहीं से निकलती है ताप्ती नदी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोनों जो है आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, यानी कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि आपको ध्यान रखना है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आईआईटी बम्बई के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने क्या एक बना दिया, जो कि कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर था। यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया गया किसके द्वारा, तो आईआईटी बम्बई के इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा। और एक कम लागत वाला जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर है, उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, तो दोस्तों नाम रखे थे यहाँ पर रूहदार। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, रूहदार नाम रखा गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का है। इसके तहत जो है भारत नेट नवाचार का लक्ष्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या है, भारत नेट नवाचार, यानी कि आपको ध्यान रखना है भारत नेट इनोवेशन का लक्ष्य जो है क्या रखा गया है। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, कि सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, और जिसे बाद में जो है 10 जीबीपीएस तक अपग्रेड किया जा सके। यानी कि कितने, तो सभी ग्राम पंचायतों में। ध्यान रखना है,
नंबर कोई नहीं दिया गया है कि 200 400, सभी जितने भी ग्राम पंचायत है सभी में जो है 1 जीबीपीएस का यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और उसको बाद में 10 जीबीपीएस तक जो है अपडेट कर देना, यानी कि अपग्रेड कर देना है। तो यही जो है लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के तहत। और देखिए भारत नेट क्या है, ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपको भारत नेट जो है देखने को मिल रहा है। तो देखिए भारत नेट क्या है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रामीण जो है क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम है। और इसको जो है आपको ध्यान रखना है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेट इसको बनाया गया था अक्टूबर 2011 में, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया भारत नेट, यानी कि जो है रीनेम कर दिया गया 2015 में भारत नेट, यानी कि ध्यान रखना है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर जो है यहाँ पर नेटवर्क जो यहाँ उस तरह से इसको स्थापना किया गया अक्टूबर 2011 में, इसको भारत नेट 2015 में नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में CMERI, ध्यान रखना है सेंटर फॉर साइंटिफिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, और यहाँ पर CMERI इसके एक शाखा है CMERI, दैट इज़ अ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष लगाया है, यानी कि इस तरह से जो है सौर वृक्ष लगाया है, बहुत तरह के शाखाएं इसमें बनाए गए हैं। तो जो है पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थान पर जो CMRI है, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं पर जो है 1105 किलोवाट क्षमता का जो है सोलर ट्री जो है लगाया गया था, जो कि यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थाका जो है चित्रकला शैली के नाम से जाने वाली चित्रकला शैली लोकप्रिय है। क्या है थाका, तो देखिए थाका जो चित्रकला शैली है, यानी कि थाका स्कूल ऑफ पेंटिंग है, पॉपुलर है, वो किस राज्य में देखने को मिलती है। तो दोस्तों वो सिक्किम में देखने को मिलती है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए सिक्किम में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है लोसांग के नाम से, तो लोसांग जो है यहाँ पर आपको सिक्किम में है लोसांग, और लोसर जो है फेस्टिवल जो है लद्दाख का है। तो लोसर लद्दाख का, लोसांग जो है सिक्किम का, और सिक्किम का यहाँ पर एक पॉपुलर चित्रकला शैली है थाका, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु विज्ञान के संदर्भ में, यानी कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, इसके संदर्भ में ITCZ का पूरा रूप क्या है। ITCZ, तो इसका जो है पूरा रूप क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट इज़ ए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बंधु समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर कौन सी समिति है, ध्यान रखिएगा, स्वदेश बंधु समिति किसने स्थापना की थी, तो अश्विनी कुमार दत्त। कहाँ पर, तो बरिशाल में, और बरिशाल अभी कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान बांग्लादेश में बरिशाल नामक स्थान है, यहीं पर स्वदेश बंधु समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। तार युक्त यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए एक तारा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से आप फिगर देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको तार लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको तार लगा हुआ है। तो इसी में जो है इसी को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, यानी कि तार के द्वारा इसको ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, यानी कि साउंड उत्पन्न किया जाता है। तो एक तारा सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र अन्य 3 नदियों की तुलना में सबसे बड़ा है। यानी कि जलग्रहण क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं कैचमेंट एरिया, यानी कि जो नदी दिया गया है श्रावती, माही, भारतपुझा और पेरियार, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है कैचमेंट एरिया किसकी है। तो इसका उत्तर होगा माही। माही इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए माही का यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए माही जो नदी है, तो ये 5 जो नदियां हैं जो कि बेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें है, जैसे कि साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी और माही। इसका लंबाई 583 आपको किलोमीटर है और कैचमेंट एरिया है 34,842 स्क्वायर किलोमीटर। 34,842 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, कैचमेंट एरिया। इसको ध्यान रखना है। निकलती कहाँ है से है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है।
मेहत झील से। तो ध्यान रखना है, विंध्याचल पहाड़ी के मेहत झील से मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है माही नदी, और इसका 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कैचमेंट एरिया है 34,842, जो कि दिए गए नदियों में सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया माही नदी का है। अब देखिए, पेरियार जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है। भारतपुझा जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद। और कब की थी, तो 1897 में। ध्यान रखिएगा, 1897 में इन्होंने जो है स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में, अब देखिए कहाँ स्थापना की बता देता हूँ। तो बेलूर मठ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में बेलूर जो है मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो कि यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य थे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। और 1893 में, ध्यान रखिएगा, 1893 में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद जो है उपाधि दी थी। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 1893 में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासन काल के दौरान 1398 में, ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1398 ईस्वी में तैमूर या टैमरलेन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए, तैमूर ने जो आक्रमण किया था कब, 1398 ईस्वी में। उस समय किसका शासन चल रहा था, तो देखिए तुगलक वंश का शासन चल रहा था, और शासक उस समय था महमूद शाह तुगलक। तो महमूद शाह तुगलक उस समय शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे। उसी समय तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। अब देखिए, इसका तो करेक्ट उत्तर होगा बी, तुगलक वंश। अब देखिए, दिल्ली जो राजवंश है उसका जो है वंश का क्रम जो है आप किस तरह से याद रख पाएंगे, तभी जो आंसर। देखिए, जो क्वेश्चन था वो था आपको 1398 में आक्रमण किया था, क्वेश्चन में ही दिया था। देखिए, ये अगर पता होगा कि 1398 जो है किस वंश में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर तुगलक वंश आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के वंश को याद करने का। देखिए, सांस खिले तो सॉरी अच्छी, यहाँ पर आपको गुलाब खिले तो सांस लो। तो ध्यान रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो। तो ध्यान रखना है, तब सांस लो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोदी वंश। तो इस तरह से अब देखिए, गुलाम वंश जो है 1206 से 1290, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1290 से 1320 के बीच में खिलजी वंश, 1320 से 1414 के बीच में तुगलक वंश, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, और 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश। क्योंकि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जहाँ पर इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2001 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात में कितने अंक की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात क्या होता है। तो देखिए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो 1000 पुरुषों पर जो यहाँ पर महिलाओं की संख्या थी 2001 में, ध्यान रखिएगा 2001 में थी 933, और 2011 में हो चुकी है 940। तो 940 हो चुकी है 2011 में। तो देख सकते हैं क्लियरली 7 अंक की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कालबेलिया नृत्य शैली में उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट संगीत वाद्य यंत्र है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कालबेलिया जो नृत्य शैली है किस राज्य का नृत्य शैली है, तो राजस्थान का। तो राजस्थान का नृत्य है कालबेलिया। इसमें जो है आपको कौन कौन सा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, डफली, खंजरी, पुंगी और घुरालियों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, डफली, खंजरी, पुंगी, घुरालियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पुंगी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसको हड़प्पा सभ्यता पहले बोला जाता था, लेकिन फिर सिंधु नदी के किनारे जो है बहुत सारे स्थल खोजे गए, उसके बाद इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाने लगा। और इसका जो कालक्रम है वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक माना जाता है। 1750 बीसी तक माना जाता है, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। तो ये आपको पीरियड देखिए, ऑप्शन डी सही है। उसका देखिए, यह मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। तो देखिए नहीं इसमें पूछा जा रहा है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें चौड़ी सड़कें और अच्छी तरह से विकसित जल निकासी व्यवस्था भी थी, और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर सी होगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के बीकानेर में प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंट उत्सव जो है बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान में इसका जो है आयोजन किया जाता है। और कब आयोजन किया जाता है, किस महीने में, तो जनवरी में इसका आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, जनवरी महीने में राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित नहीं है। देखिए नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कौन से भाग में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में। देखिए नॉर्थ ईस्ट का हर एक जो है यहाँ पर आपको खबर जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपको कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। देखिए अब टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा, बहुत मैंने करवाए हैं, इसको नोट करिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। तो इसके तहत जो है बहुत सारे टाइगर रिजर्व, यानी कि अभी 53 यानी कि 53 टाइगर रिजर्व जो है भारत में घोषित किए जा चुके हैं। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। मानस टाइगर रिजर्व है आपको असम में, असम में मानस है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है बिल्कुल। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम में है, जो कि मेलघाट यहाँ पर आपको, जो कि ऑप्शन सही होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित नहीं है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इनमें से किस किले में अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो आंसर होगा कुंभलगढ़ किला इसका सही उत्तर होगा। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा दीवार है चीन की महान दीवार, इसके बाद आता है कुंभलगढ़ किला में जो दीवार है उसको माना जाता है सेकंड, यहाँ पर आपको लार्जेस्ट है जो है यहाँ पर वॉल है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक है कहाँ पर, तो राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ फोर्ट, या फिर इसको मेवाड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाड़ दुर्ग इसको बोला जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, या फिर कुंभलगढ़ फोर्ट भी बोला जाता है। और ये एक क्या है, तो महाराणा प्रताप का जन्मस्थली भी है। महाराणा प्रताप का जन्मस्थली कुंभलगढ़ फोर्ट या मेवाड़ दुर्ग है। और इसके निर्माण और विस्तार किसने किया था, तो महाराजा कुंभा ने किया था, तो इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ फोर्ट रखा गया है। तो महाराजा कुंभा ने 1443 से लेकर 1454 ईस्वी तक किया था इसका जो है विस्तार, 1443 से लेकर 1454 ईस्वी तक। इसको ध्यान रखिएगा, महाराजा कुंभा ने इसका निर्माण और विस्तार किया था। तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में अवस्थित है कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसको मेवाड़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चीन के महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। अब देखिए इस तरह से तस्वीरें भी देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर देखिएगा जाकर। उसके देखिए क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा और तापी किस तरह से बहती है। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि 5 जो है बेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी और माही। साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी और माही, तो ये क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन है कि दक्कन में जो है बहमनी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए बहमनी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह इनका नाम था, या फिर अलाउद्दीन हसन गंगू भी इनको बोलते थे। इन्होंने ही बहमनी जो है वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में किया था। और इसका जो है राजधानी था बहमनी वंश का गुलबर्ग में।
तो गुलबर्ग इसका राजधानी था। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा 1347 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। उनका बेटा हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त उनके बेटा हुए, फिर समुद्रगुप्त के बेटा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही महरौली शिलालेख या फिर जो है गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था जो कि भगवान विष्णु को समर्पित था। ध्यान रखिएगा, महरौली शिलालेख या फिर गरुड़ स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने करवाया था जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जून 2020 में किस कंपनी ने जियो में 1.16% का हिस्सेदारी खरीद लिया। तो देखिए अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसे छूट दर यानी कि डिस्काउंट रेट के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बैंक रेट को किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने HD 3226 नामक किस्म जारी किया है। तो देखिए ये किस्म है HD 3226। 3226 ये एक गेहूं की किस्म है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है डी सही होगा। ICAR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति में जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है यानी कि इंटर बैंक लिक्विडिटी अगर ख़त्म हो जाती है यानी कि एग्जॉस्ट हो जाती है, तब बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने का साधन कौन सा है। तब क्या है कि बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लेती है, तो सीमांत स्थायी सुविधा के तहत लेती है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर MSF भी बुलाया जाता है इसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं NPCI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो देखिए चैटबॉट का नाम क्या है, तो PAI, ध्यान रखिएगा PAI इसका नाम रखा गया है जो कि वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, जैसे कि फास्टैग, NPCI, उसके बाद भीम, इसके बारे में जागरूकता पैदा करेगा ये चैटबॉट जिसका नाम है PAI। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि त्रिपुरा का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बंगाली जो महीना के बैसाखी के 7वें दिन से शुरू होकर 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए कौन सा त्यौहार है, तो ये है गेरिया पूजा। एक कब मनाया जाता है, तो बैसाख महीने के 7वें दिन शुरू होकर 7 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा का है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, गेरिया पूजा इसका सही उत्तर है। अब देखिए गेरिया जो यहाँ पर आपको हैं वो भगवान गेरिया हैं, इनको जो है लॉर्ड ऑफ हाउस होल्ड भी बोला जाता है, तो घर का भी इनको देवता बोला जाता है। और जो बी और सी जो खारची पूजा है और निर्महल पूजा ये भी आपको त्रिपुरा का ही है। तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा का ही खारची पूजा है और निर्महल महोत्सव भी त्रिपुरा का ही है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए किस संगठन ने बेली बैंड का नामक एक गैजेट का विकसित किया था। तो ये विकसित किया था IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने विकसित किया था। करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कायल निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषता है। तो कायल जो है किसकी विशिष्ट विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा ये है मालाबार तट की। तो मालाबार तट की है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह के जो है ये भारत का मैप आपको निचले हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, जहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए जो मालाबार कोस्ट है आपको केरल के तट को मालाबार कोस्ट बोला जाता है, जो इसका आंसर था। और देखिए कोरोमंडल जो कोस्ट है इसको पयान घाट भी बोला जाता है, जो कि यहाँ तमिलनाडु के कोस्ट को। और देखिए यहाँ पर पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, उसके देखिए आंध्रा कोस्ट है। फिर नॉर्दर्न जो है सिरकार है, चिल्का लेक उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और उड़ीसा के कोस्ट को उत्कल कोस्ट यहाँ पर बोला जाता है, आंध्रा कोस्ट है। तो इसके बाद कोंकण कोस्ट है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैप देखते रहिए, तभी जो है यहाँ पर आपको थोड़ी सफलता मिल सकती है मैप में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।